हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे बुक के बारे में। उसका नाम है मौला जोन्हो, रिटन बाय उपेंद्र किशोर दास। ये है वो बुक। 1999 में इसको लिखा गया था। ये एक मोनोलॉग है, मतलब ऑथर जो है अपना फीलिंग्स और इमोशंस और हैपनिंग्स सराउंडिंग ये सब एक्सप्रेस करता है। और ये एक्चुअली एक स्टोरी है सत्यभामा के ऊपर, जो एक टीनेज गर्ल है। उसको सती करके बुलाते हैं उसके पेरेंट्स और उसके नेबर्स। तो वो ब्राह्मण है और एक गांव में रहती है और बहुत नटखट है, चुलबुल है। वो घर से निकल के घूमना चाहती है, लेकिन उसके पेरेंट्स रेस्ट्रिक्ट करते रहते हैं उसको और बोलते हैं कि अरे तुम्हारा शादी होने वाला है, तुम अभी ऐसे उछल कूद मत करो। फिर 94 पेजेस का है, लेकिन मतलब मुझे एक बुक स्टोर वाले ने रिकमेंड किया, लेकिन पढ़ने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ, थोड़ा कुछ तो है। आज की लड़कियों को, आज की जनरेशन को इसको पढ़ना चाहिए। क्यों? मतलब उनको समझ में आएगा उनको फ्रीडम किस लेवल का मिला हुआ है। और ये हमारा पैट्रियार्की, फेमिनिस्ट, ये सब जो कॉन्सेप्ट निकला है तब बहुत ज़रूरी था। अभी यू हैव गॉट ऑल दिस फ्रीडम, यू शुड यूज इट जुडिशियसली। काम में लगाना चाहिए अपने, मिसयूज नहीं करना चाहिए। और चलिए स्टोरी के बारे में बात करते हैं। स्टोरी में बेसिकली होता क्या है कि लड़की का शादी हो जाता है, उसको अपना पति पसंद नहीं आता है और वो फिर समहाउ पति से बिछड़ जाती है और फिर अपने पुराने नेबर वाले लड़के से के साथ रह जाती है। तो इसमें क्या होता है कि फिर समाज जो है, ब्राह्मण जो कम्युनिटी है उस गांव में, वो लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। फाइनली लड़की उस घर से भी निकल जाती है, बेघर हो जाती है। और स्टोरी ऐसे ही एब्रप्टली एंड होता है, पता नहीं चलता कि लड़की मरी या बची। इतना ही है स्टोरी ओवरऑल। लेकिन इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है और बहुत कुछ जानने को है। ये मोस्ट प्रोबेबली प्री इंडिपेंडेंस का एरा है। इसमें एक किसी गांव में स्टोरी सेटअप हुआ है। उसके बाद लड़की का शादी होता है किसी जमींदार के साथ, और जमींदार इज ऑलवेज फ्री। उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसकी बीवी क्या चाहती है क्या नहीं चाहती। बाल विवाह ही हुआ है बेसिकली, एंड ही इज ट्राइंग टू फोर्स हिमसेल्फ। शादी के तुरंत बाद ही कोशिश करता है फोर्स करने की, आ जाओ मेरे साथ बेड में। तो ये रेस्ट मतलब बहुत ओपोज करती है, रेजिस्ट करती है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो जो जमींदार है वो अपना फिर चक्कर चलाता है अपने, वो जो नौकरानी है जो भी है उनको सब कोयली बोलते हैं उधर। लड़की इतनी बच्ची है जब शादी होता रहता है कि वो सो जाती है। उसके सोए हुए अवस्था में उसका शादी हो जाता है। फिर कुछ महीने या साल बाद फिर उसको उसके पति के घर भेजा जाता है। इन द मीन टाइम क्या होता है कि उसका ग्रोइंग अप स्टेज जो है वो ऑथर ने अच्छे से लिखा है कि लड़की को मतलब पता नहीं शर्म आते रहता है। पता नहीं शर्म है या कहाँ से उसके आ जाता है। मतलब सराउंडिंग ही ऐसा है और ऐसा एनवायरनमेंट है कि उसको शर्म आता है, कोई उसको देख लेता है तो। अगर वो कहीं भीगी हुई निकली है तालाब से और उसका नेबर उसको देख लिया। उसका नेबर का नाम एक्चुअली नाथोनाना है, एंड शी इज़ इन्फैचुएटेड विद दैट गाय। वो थोड़ा हैंडसम है और इन कॉन्ट्रास्ट विथ हस्बैंड जो कि एकदम मतलब काला शक्ल वाला, इसको बहुत गंदा लगता है वो आदमी। और उस जमींदार के पहली बीवी मर जाती है, तो उस जमींदार का एक बच्चा रहता है। उस बच्चे को उस बच्चे के देख रेख के लिए वो फिर से शादी करता है। इसमें क्या हो जाता है कि ये जब जाती है अपने ससुराल, तो बेसिकली उसके पति के साथ तो बनता नहीं है। बनता किसके साथ है? उसकी सास के साथ और वो बच्चे के साथ। बच्चे का मुंडन रहता है तो वो लोग जाते हैं किसी नदी क्रॉस करके, सवारी में जाते हैं। सवारी को बोट पे रखा जाता है और उसका पति उसको बहुत जलील करता है। कैसे करता है कि 3 सवारी होता है, उसका पति बैठता है, वो बैठती है और एक कोयली मीन्स उनकी जो नौकरानी कोई भी हुएवर इट इज़, वो बैठती है। तो उस वो जो पति है उसका, तो उसको इस तरीके से इस लेवल पे जलील करता है कि यू आर नथिंग, लुक आई हैव मोर पीपल टू टेक केयर ऑफ मी, इस तरीके से। और टेम्पल में जाके क्या होता है, काम सब राइट्स एंड रिचुअल्स खत्म होने के बाद बहुत जोर का बारिश आ जाता है। उसमें ये पीछे छूट जाती है, बहुत भीड़ रहता है तो ये पीछे छूट जाती है और वो जमींदार चला जाता है। और इंसिडेंटली क्या होता है कि
इसके जो नेबर है नाथो नाना वहीं पे मिल जाता है। इसने कुछ खबर दिया रहता है पहले से कि मैं उस मंदिर में जाने वाली हूँ, तो नाथो नाना उसको एस्कॉर्ट करके ले जाता है, पूरा एक रात संभालता है अच्छे से, एक जगह रेंट लेके रख देता है। नेक्स्ट डे देखता है कि उसके पति के पास जाने के बाद उसका पति और भी गाली गलौज करने लगता है, तो नाथो नाना क्या करता है, उसको अपने घर ले जाता है, मतलब अपने घर मीन्स गाँव में नहीं, ही हैज़ शिफ्टेड टू कटक, तो कटक ले जाता है। और कटक में भी हैजा फैला हुआ होता है, ये नाथो नाना के पास भी ज़्यादा जॉब मतलब काम करने को कुछ होता नहीं है, कुछ दिन ये लोग चलते हैं, फिर ये लोग वापस आ जाते हैं गाँव। और गाँव वापस आते ही पूरा ब्राह्मण समाज उठ आता है कि तुमने कैसे इस लड़की को अपने घर में घुसाया, इसका पति जिंदा है और भी विधवा नहीं हुई है, तुम जाओ इसको निकालो अपने घर से, या तो अपने पति के पास भेज दो। तो दिस इज द सिचुएशन। ये लड़की देखती है कि यार मेरे लिए ये आदमी इतना परेशान हो रहा है, उधर कटक में खाने पीने को हुआ नहीं, रखा मेरे को इतने दिन, फिर वापस इधर भी लाया, इधर भी यही दिक्कत, तो फाइनली शी डिसाइड्स टू लीव। इसमें पता चलता है मतलब पैट्रियार्की किस लेवल का था उस टाइम पे, अभी भी है, लेकिन उस टाइम पे इस लेवल का था कि वो आदमी ही कैन कीप मिस्ट्रेसेस, ही कैन मैरी मल्टीपल टाइम्स, ही कैन मैरी हुएवर ही वांट्स। और फिर ये भी एक चर्चा होता है बीच में बुक में कि ज़मींदार डिसाइड करेंगे हमारा क्या होने वाला है, मतलब वो ब्राह्मण समाज जाके ये प्रॉब्लम उसके ज़मींदार को बोलने वाले थे, तो वो ज़मींदार मतलब क्या बैलेंस माइंड का है कि नहीं, क्या है, मतलब उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उसके पास पावर है, स्टेटस है, दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स, तो वही डिसाइड करने वाला है कि इनका क्या होने वाला है। तो इस हद तक था पेट्रियार्की। और बुक को मैं पढ़ने नहीं वाला था, मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं था ये, इसको देख के बड़ा डिप्रेसिंग लग रहा था। और वैसे भी अभी लग रहा है कि हाँ डिप्रेसिंग तो है, लेकिन यू शुड रीड। ओवरऑल आई विल गिव 5 आउट ऑफ 5। तो मिलता है फिर अगले रिव्यू में।